नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है। ऐसे में नेता से लेकर प्रत्याशी तक लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर चुनाव आते ही नेता अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी का दामन भी थाम रहे हैं। वहीं इसी राजनीति पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नदवा पंचायत के मुखिया शंकर शर्मा। शंकर जी, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मौका आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने का हमें मिला, धन्यवाद, थैंक यू। जी, जिस तरह से चुनाव आते ही नेता अपनी पार्टी को छोड़कर सिर्फ टिकट के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वैसे नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे ये जो ऊपर से बना हुआ सिस्टम कि आज हम 5 साल इस पार्टी में है, 5 साल उस पार्टी के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमारे जो जनता भाई जो या हम लोग प्रतिनिधि हैं, जो हमारे वोट दाता हैं, उनकी कमी है। अब इसमें ये चाहिए कि जनता इसका फैसला करे जी। कल हो करके वही आदमी आपको किसी और पार्टी में है, आज उनको लगा कि मुझे इस पार्टी में उनको तरजीह कम दी जा रही है, इज्जत कम दिया जा रहा है, उनको जैसा आभास होता है कि मुझे इस पार्टी से हो सकता है जनता नकार सकती है या फिर टिकट मुझे नहीं मिलेगा। उस दरमियान वो इधर से उधर अपना टिकट के लिए अपना खेमा बदलना शुरू कर देते हैं। जी। यानी कि ये जो नेता है, कुछ जो मौका परस्त हम कह सकते हैं उन्हें, तो उनके लिए आखिर क्या कुछ किया जा सकता है या फिर क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि सिर्फ नेता ही नहीं, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी नया उदाहरण ले ले कि ये आशा व्यक्त की जा रही है, या फिर यूँ कहे तो सूत्रों के हवाले से भी ये खबर है कि जो जीतन राम मांझी है, यानी कि हम पार्टी जो है वो अब एनडीए में सम्मिलित होने जा रही है। तो इसे भी तो हम मौका परस्त कह सकते हैं, क्योंकि पहले महागठबंधन में और उसके बाद फिर अब इधर, और पहले भी वो जदयू के साथ रह चुके हैं। तो ऐसे में फिर इन नेताओं पर लोग भरोसा कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये भी दुर्भाग्य की बात मानी जाएगी, क्योंकि जीतन राम मांझी एक नेता, जाने माने नेता है, हस्ती है जी। और उनके पीछे भी कुछ लोग हैं ही। लेकिन जीतन राम मांझी को अभी यह नहीं उनको पता चल रहा है कि हम किस पार्टी में जाए, किस पार्टी में कितना सीट हमको मिलेगा। इसके चलते उनको लग रहा है कि कभी हम जेडीयू में रहें, यानी एनडीए में रहें, या फिर हम महागठबंधन उसमें जाएं। तो हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पहले भी हमने देखा है, इसके पहले वाला जो चुनाव था आपका, जैसे लोकसभा का चुनाव, उसमें भी यही सेम जो अभी दिख रहा है यही चल रहा था। इसमें क्या होता है कि जो जैसे हमारे अभी मांझी जी हैं, इनको भी पता नहीं चल रहा है कि हम किस पार्टी में जाएंगे तो मुझे 20, 30, 40 सीटें हमें मिलेगी, उस पर हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं जो इस विधानसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, इसके पहले वाले में तो पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम हम है। तो सिर्फ हम ही हैं। वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, तो एक ही जगह से उन्होंने जीत पाए थे। तो इस बात से इसमें हमको नहीं लगता है कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं उनके उतनी तरजीह मिल रही है। लेकिन जैसा कि सुना है हमने भी कि एनडीए में जाने वाले हैं। अब इसके लिए दुर्भाग्य तो हम लोग का है। चलिए जी। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जो चुनाव होते हैं वो जातिवाद के आधार पर होते हैं। कई बार ऐसे नेता होते हैं जो सिर्फ अपनी जाति देखकर वोट मांगने भी जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए दूसरा विकल्प क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो विधानसभा और जो लोकसभा है, पार्टीगत जो होता है, पार्टीगत चुनाव होता है। हर किसी का अपना अपना पार्टी का चुनाव इसमें होता है। जैसे कोई भी, जैसे आप बीजेपी को ले लें, या मान लीजिए उसको एनडीए बोलते हैं, इसको महागठबंधन बोलते हैं, और सारी पार्टियां मिल करके ये लोग इसमें करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो जितने भी नेता हैं जो इधर से उधर करते हैं, सबसे बड़ी बात रह गई कि इलेक्शन का टाइम में वो, मेरे यहाँ भी ये हाल हुआ है। पिछले चुनाव में हमारे जो विधायिका हैं, मैं सवर्ण से आता हूँ, तो हमारे गांव में, खास करके मेरा जो गांव है वहाँ पे, जैसा कि मैंने देखा है, हमारे गांव में उन्होंने अभी तक
कदम नहीं रखा है, वोट मांगने के लिए हमारे यहाँ नहीं गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि उनको लगता है कि उनको शायद कोई अपने हैं या कुछ और जातिगत जो उनको दे सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग चाह करके भी जब कोई मांगेगा ही नहीं तो हम देंगे कैसे। जातिगत अगर देखते हैं तो हम लोग सवर्ण हैं, तो सवर्ण किसी का नहीं है, कोई जात किसी का नहीं होता है, जात पात से कोई आदमी इलेक्शन नहीं जीतता है। लेकिन जहाँ तक सवाल होता है, ये लोग इसमें इतना इसको इन्वॉल्व कर देते हैं कि आदमी करते करते इनको मानना पड़ता है, जनता को मानना पड़ता है। जैसे अभी देख लीजिए जीताराम मांझी अभी हैं, या मान लिया हमारे रामविलास पासवान जी हैं, तो ये हमारे पासवान जी हैं तो उनका एलजेपी हुआ, तो वो जिस पार्टी में जाएंगे जनता भी उनकी मरूसी बन जाती है, उनको भी मजबूरी है, उस पार्टी में जाते हैं क्योंकि जातिगत मान लेते हैं। कहीं ना कहीं हम में भी कमी है, हमारे जनता में भी कमी है। वैसे लोग को सबक तो सिखाना चाहिए। जी, कई बार ऐसा होता है कि नेता वोट मांगने तो जाते हैं, जहां पर जाते हैं वो लोग, वहां पर भी अगर उन्हें जनप्रतिनिधि बना दिया जाता है तो भी वो चुनाव जीतने के बाद भी अपने एरिया में वो झांकने तक नहीं आते हैं। तो ऐसे नेताओं के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो बार बार लोगों के बातों में आ जाती है, नेताओं के बातों में आ जाती है। उन्हें भी लगता है कि हाँ पिछले बार नहीं हुआ लेकिन इस बार विकास होगा। लेकिन ये विकास के मुद्दे पर जिस तरह से जनता के आने वाले फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जस करनी तस भोग बिलासा। आप तो जस को तस, आप सबसे पहले ही आप जातिगत में जा रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि मुझे किस पार्टी को, कौन पार्टी हमारे लिए कर सकता है, कौन लोग हमारे लिए हैं। तो सबसे पहली बात मैं एक बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ आपको, ये कार्यकर्ता वाली बात होती है भी कि हर पार्टी के अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं और वही लोग उस पार्टी के लिए सभी काम करते हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता लोग होते हैं, कार्यकर्ता ये पार्टी को भी चाहिए कि जो वैसे भगोड़ा है, जो उस तरह के लोग हैं जो इस पार्टी से उस पार्टी और काम जीतने के बाद नहीं करते हैं, इसमें नहीं जाते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारे माननीय जो ऊपर में हर पार्टी के जो प्रमुख होते हैं उनको ये चाहिए कम से कम कि वो कम से कम जो क्षेत्रीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप माना कि आप है मधेपुरा से, आप है भागलपुर से, आप है वहाँ से, तो पार्टी के नाम पर उसको कहीं ना कहीं दूसरे जगह से खड़ा कर दिया जाता है। और ये कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं रोष भी होता है। रोष क्या होता है कि मैं सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाता हूँ। हमारे साहब जो है जिनको टिकट मिल चुका है वो हमारे वो हवा से उतरते हैं, हवा से उतरे, जो अपना देना है उनको भाषण दिया, जो सरकार के लिए वोट मांगना है वोट मांगा, उसके बाद उन्होंने चल गए। और जो कार्यकर्ता होता है बेचारा मायूस हो जाता है। उसको क्या होता है कि कार्यकर्ता, नाम है कार्यकर्ता, कार्यकर्ता भैया कार्यकर्ता है, आपके पार्टी के लिए मरता है, वो आपके पार्टी के लिए झोला टांगता है, झंडा उठाता है, उसको भी कभी न कभी मौका देना चाहिए। लेकिन इस नहीं, कहीं नहीं। हम तो मसौढ़ी विधानसभा से मैं आता हूँ, मेरे मसौढ़ी विधानसभा में लोग हैं, क्षेत्रीय हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें जो इतना दिन से आज हम जब से मुझे याद है, कुछ लोग उसमें कार्यकर्ता जो होते हैं चाह कर के भी चाहते कि हम इसमें पार्टी में जाके टिकट लें, उनकी पहुंच नहीं हो पाती है वहाँ तक। और जो पहले से है, या तो मान लीजिए उनका कोई अपना पहले से दबदबा बना हो, या पहले से वो उस पार्टी में उसके लिए उनका कोई घर का अपना ऊपर का जो विधायक एमएलसी रह चुका हो, तो इसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद और वंशवाद भी है, जिससे कार्यकर्ता भी मारा जाता है। जी, यानी कि आपका कहना ये है कि जो कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाता है। तो इसका कारण ये भी है कि जो बड़े नेता होते हैं, जिनका जो वंशवाद चलते आ रहा है, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये जो सम्मान की कमी है वो देखी जाती है। लेकिन आखिर क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि उन कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिले? क्योंकि सही बात है, जो नेता होते हैं या विधायक होते हैं वो कभी भी एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो होते हैं उन्हें देखा जाता है ऐसा कि कई सालों से वो अपना पूरा समय अपनी पार्टी को ही देते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें
कार्यकर्ता का सवाल जहाँ उठता है, जो वंशवाद और जो परिवारवाद जो इसमें है, इसमें तो गलती तो जनता का तो है ही। जैसे अब हमारे, मैंने पहले भी कहा कि इस पार्टी में मैं इस पार्टी का सेवक हूँ, इस पार्टी का सिपाही हूँ, और इस पार्टी से हमारे आला कमान, हमारे आका उस पार्टी में चले गए, तो आप अपने आप को खुद को उस पार्टी को मान लेते हैं, तो आपके साथ तो यही होना चाहिए। आपको तो जैसे जो पार्टी, जैसे हमारे वंशवाद की बात कह रहे हैं, तो आप ऊपर से उठा लीजिए, जिस पार्टी को देख लीजिए, आप महागठबंधन को देख लीजिए, या मान लिया एनडीए में कुछ लोग हैं उसमें, उनको भी देख लीजिए कुछ लोग, या जो भी है देख लीजिए, जितने भी लोग हैं खास करके उनका अपना वंशवाद और अपना बाल बच्चा भतीजा, या मान ली किन्हीं का दामाद हो या किन्हीं का अपना जो हो, या अगर इसमें नहीं कुछ मिला तो रुस जाएंगे, भाग जाएंगे उस पार्टी में। आप एमएलसी बनाओ उनको, राज्यसभा से भेजो उनको, तो उस तरह से क्या होता है कि उनकी पहुंच वहाँ होती है। वो बड़े नेता होते हैं, छोटे वाले क्या करे बेचारा, छोटे वाले तो छोटे होते हैं, वो कार्यकर्ता सिमट के रह जाते हैं। जी जी, चूंकि आप एक मुखिया हैं, जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री जो है हमारे नीतीश कुमार, उन्होंने कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपसे लेकर के, यानी कि एक मुखिया से लेकर वार्ड को दे दिया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी इसमें अब क्या बोलना है, अब जो उन्होंने कर दिया, जो बीत गई बात पुरानी, पर कहने को तो हो ही जाता है कि जो उन्होंने किया, ये उनको ये मानना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय को कि लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा है ना, चौथा स्तंभ आपको माना जाता है, हमारे मीडिया बंधु को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा को तो तोड़ने का तो काम किया है। अब उसमें जो तोड़ने का काम किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाढ़ को नहीं होना चाहिए, बाढ़ को होना चाहिए, बाढ़ को होना चाहिए। जिस तरह मुखिया का प्रक्रिया चलता है, जैसे कि इनके पास गवर्नमेंट का सचिव होता है, ग्राम जिसको सेवक बोलते हैं, उसी तरह उनका भी होना चाहिए था। हम थोड़ी बोलेंगे कि हम उनको नहीं दिया, और ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस तरह का काम करके उन्होंने, जो कि एक प्राइवेट आदमी को खड़ा करके, ना उसका वेतन दे रहे हैं, ना उसका पैसा दे रहे हैं, ना उसको मानदेय दे रहा है, तो ये आदमी क्या करेगा? जो सचिव आज बना दिए उसको, प्राइवेट सचिव वार्ड सदस्य का, वो क्या करेगा? वार्ड सचिव संघ बनाएगा, उसको फिर आपको नौकरी देनी होगी। अभी जैसे हमारे स्वच्छता मिशन जो है, स्वच्छता अभियान जो चला था, उसमें शौचालय स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री महोदय जो चलाए थे, उसमें भी यही हुआ था कुछ। स्वच्छता ग्रामी जो स्वच्छता दूत जो बहाल हुए थे, उनके साथ भी तत्काल भी यही हो रहा है जी। तो आप वेतन नहीं देंगे उनको, कोई मानदेय नहीं दे रहे हैं उनको, किसी तरह का उनको भत्ता नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो शिकार होता है गलत भावना का, कहीं ना कहीं गलत वो काम करेगा ही। और ये जहाँ तक की है, तो हम लोग के साथ कहीं ना कहीं शोषण तो हुआ है। जी, यानी कि आप मानते हैं कि हाँ शोषण हुआ है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका लाभ या फिर हानि क्या उठाना पड़ेगा जनता को? वो तो समय आएगा, मालूम होगा, क्योंकि अभी जो हम लोग शोषित तो है, हमारे मुखिया भाई भी हैं। आपको ये बचपन से भी हम लोग को सुनने के लिए मिलता है कि जो बच्चा ना रोए इसको दूध ना मिले। अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षक संघ वाले जो जितने भी लोग हैं, 5 तारीख को भी उन्हें हल्ला बोल का ये उस दिन कुछ दिया है, जो 5 तारीख को विरोध प्रकट करेंगे। तो जो हल्ला करे, जो रोड जाम करे, रोड जो उनके लिए बहुत मारामारी होती है रोड पे, कभी पुलिस का डंडा चलता है, कभी कुछ चलता है, तो सरकार उस स्थिति में, अभी देखिए मानदेय पर जो उनको बहाल किया गया था 1500, फिर वेतन बढ़ाया गया, और जो उनका नाम पड़ा था, ये क्या बोला गया था उनको, जो शिक्षक जो होते हैं उनको बहाल जो किया था, उनको जो कहा गया था, जो भी हो, तो वो नीतीश कुमार पहले उनका मीडिया में भी आ गया था उसमें कि भाई ये अनुबंध वाले हैं या जो इस तरह के हैं, उनके लिए अब वो लोग कहीं कहीं हल्ला करते हैं। अब अभी देखिए इलेक्शन का टाइम में है, पलट गए कि हमने कहाँ ऐसा बोला है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए हम लोग ही मूर्ख हैं, और ये उचित नहीं है। रह गई बात हम लोग का, तो हम लोग हल्ला नहीं करते हैं, दो बच्चा ना रोए उसको दूध ना मिले, हम लोग हल्ला ना किए हैं। जिस तरह से आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं, तो हमारे बिहार में शिक्षकों के क्या हालात है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार इस तरह के न्यूज़ हमारे यहाँ आते हैं कि शिक्षक को बहुत सारे स्पेलिंग्स ऐसे हैं जो उन्हें पता नहीं होता है, या फिर जिस सब्जेक्ट की वो पढ़ाई बच्चों को करवा रहे होते हैं उसके बारे में भी उन्हें नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे शिक्षकों की बहाली करके आखिर क्या फ़ायदा हमारे बिहार को?
सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ। अब इसमें हमें आए चाहे ना आए, शिक्षा तो बदहाली में है, तो वेतन इस तो पर लेंगे ही। आखिर इस वेतन पर तो- क्या कुछ काम होना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षा सब- जो है जी। हमारे बिहार के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए एक हमारा भविष्य वो उजागर करता है, हमारा आने वाला भविष्य जो है वो हमारे लिए तय करता है। और अगर शिक्षा ना रहे तो फिर जगत में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा पर ध्यान देना काफी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा में जो अभी बहुत बदलाव का आवश्यकता है शिक्षा में। शिक्षा से ही आप, ये गरीब से अमीर तक शिक्षा सबको चाहिए, सरस्वती हर घर को चाहिए। तो इसमें आपको ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को होना चाहिए, जैसे हमारे लालू जी के समय में शिक्षा का बहाली हुआ था, शिक्षक में बहाली जो शिक्षक का हुआ था उसमें 35,000 कुछ का भी अंतिम बहाली उनका रह गया था। तो कुछ लोग कोर्ट से जीत करके आए थे और शिक्षक बहाल हुए और 8 साल 10 साल इधर नौकरी करके रिटायर हो गए। लेकिन शिक्षक का बहाली उसी तरह होना चाहिए जैसे कि एक आप ग्रुप डी का देखते हैं, ग्रुप डी, जो ग्रुप डी रेलवे में है या जो उस तरह का जिसको गिट्टी ये करना है, जिसको रेलवे का ट्रैक बनाना है या करना है, उसके लिए देखिए कितना कड़ा एग्जाम है। जी। जैसे वो क्या करता है कि उनको ये जा कर के रिटेन के बाद उनको दौड़ लिया जाता है, उसके बाद उनकी मेरिट बनती है ना, उसके बाद तब वो अपॉइंटमेंट उनका होता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, नंबर दिखाओ नौकरी पाओ। तो ये शिक्षा की बात है, हर घर को बनाने पढ़ाने, हर कोई आजकल माँ बाप चाहता है कि 2 रोटी कम खाएंगे बच्चा को बिल्कुल पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो सवाल नहीं होता है, यहाँ पर तो वोट की राजनीति होती है भाई। समय अंत आते आते अपना कुर्सी बचाने के लिए किसी तरह का कोई भी कुछ भी गोटी फेंका जाता है, जी, जो कि बिल्कुल गलत है। शंकर जी, एनडीए जो है हमेशा से कहती आई है कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, विकास ही हमारा काम है। तो आपके पंचायत में ऐसा क्या कुछ है जो जहां पर विकास दिखता है लोगों को, और क्या कुछ अभी बाकी है जिसमें विकास होना चाहिए जो अभी नहीं हुआ है? देखिए, हमारे जो एनडीए में जो कहती है विकास के नाम पर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार, जो भारत सरकार जो है उसमें बीजेपी की सरकार है, और हमारे बिहार में भी उनका संलिप्तता के बाद ही सरकार चल रहा है इधर कुछ सालों से, 2-3 सालों से। तो आपका केंद्र का जो पैसा है 60% उधर से केंद्र सरकार देती है और 40% हमारे बिहार सरकार देता है। तो इसको मिला करके विकास करना होता है। तो हमारे बिहार में ये तो बिल्कुल बदहाली तो हमारे यहाँ पैसे की तो है, क्योंकि जो सरकार को देना चाहिए था बिहार सरकार को वो तो अभी नहीं है। लेकिन ऊपर से जो पैसा आता है उसी में कुछ, जैसे हमारे यहाँ स्वच्छता मिशन जो चल रहा है उसमें हर घर शौचालय चल रहा है, जिसको 12,000 अनुदानित दिया जाता था। उसके बाद अभी देखिए डस्टबिन का जो भी योजना है केंद्र का जो चला है, केंद्र का योजना मैं समझता हूँ कि फलीभूत है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी, जैसे आप किसान का धान अभी 18 रुपये या कुछ लमसम खरीदा गया था, वो गवर्नमेंट 18 रुपये खरीद करके आपको 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो गेहूं और चावल देता है। तो कहीं न कहीं वो भी है, वो चलता है। दूसरा चीज़ आप गैस का भी देख सकते हैं, गैस भी जो है सरकार दे ही रहा है। तो केंद्र का तो योजना चल ही रहा है, केंद्र से हमारे यहाँ फलीभूत हम लोग हैं, हमारे यहाँ गैस मिला, हमारे यहाँ सभी लोग को, हमारे यहाँ सारे लोग को ये जितना भी स्वच्छता अभियान के तहत जो उनको मिलना चाहिए वो मिला है। ऊपर से तो ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसे की कमी आई है, जो शराबबंदी के टाइम से है। जैसे शराबबंदी में पहले बहुत रेवन्यू आता था, राजस्व की कमी हुई है जी, तो रेवन्यू की कमी हुई है, लेकिन शराब तो बंद हुआ नहीं है। शराब आप कहीं भी आप खोजें मिलेगा। तो इससे रेवन्यू सरकार का घटा है और कहीं ना कहीं सरकार का दिक्कत हो रहा है। जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है वो 18 रुपये केजी के हिसाब से किसानों से गेहूं खरीदती है और यहाँ पर 2 रुपये या 3 रुपये किलो देती है। लेकिन ये तो उनके लिए है जिनके पास राशन कार्ड है।
लेकिन अभी की अगर बात करें तो कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि किस तरह से लोगों को बहुत परेशानियां हुई हैं। यहाँ तक कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, कई लोग तो ऐसे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है, या फिर इस कोरोना काल में भी कई ऐसे लोग ऐसे भी रहे हैं जिनके पास धन दौलत तो था लेकिन कोरोना काल में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया है। तो अब उनके सामने भी भूखमरी की समस्या आ गई है। तो ऐसे लोगों को आखिर इन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो राशन कार्ड है वो किस तरह से हर एक लोगों तक मुहैया कराया जाए, हर एक लोगों तक पहुंचाया जाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड तो अभी भी बन रहा है जी। हमारे ग्राम पंचायत मसौड़ी अनुमंडल और धनरुआ। अभी राशन कार्ड हमारे यहाँ फिलहाल कुछ दिन पहले जीविका के द्वारा भी राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त किया गया था। तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे में भी जो जिनका राशन कार्ड है, और वो आदमी क्या करता है कि अपना नाम फादर अगर मदर माने माता और पिता के पास में उनका नाम जुड़ा हुआ है राशन कार्ड में, वो कटवाने के लिए नाम दूसरा राशन कार्ड लेने के लिए, तो उनके वजह से भी भीड़ होता है जी। और कुछ गरीब आदमी जो तो ऐसे में छूट जाते हैं। लेकिन उनको ये चाहिए कि जो आपके कर्मी हैं, कर्मी के द्वारा सर्वे करा करके जांच कर करके उनको राशन कार्ड मुहैया कराया जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो कोरोना काल में जो राशन आया था, हमने जैसे हमारे पंचायत में बटा है राशन, तो उसमें क्या हुआ है कि प्रवासी का अलग, हमारे अभी तक तो 2 महीने का ही, मई और जून 2 महीने का ही हमारे राशन उनको उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ये चीज़ है, मेरे पंचायत में राशन दिया गया है, मैं जानता हूँ, वो तो जांच करने का विषय हो सकता है। और हमारे मसौड़ी अनुमंडल में हाल फिलहाल में हमारे धनरुआ में हमारा बीडीसी का बैठक था, उसमें भी किसी ने बहुत क्वेश्चन उठाए थे उसमें कि जो अध्यक्ष, जो अनुसरवन का जो अध्यक्ष होता है, ये जन वितरण प्रणाली का पंचायत लेवल पर मुखिया उनके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी तक ये बात है कि अभी तक कुछ पंचायतों छोड़ करके सारे पंचायत में अभी तक प्रवासी का राशन नहीं दिया गया है। जी शंकर जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्कार। तो आपने देखा कि हमारे साथ बने हुए थे नदवा पंचायत के मुखिया शंकर शर्मा, जिन्होंने इस वक्त के चुनावी मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही जिस तरह से इस वक्त कई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं उस पर भी चर्चा की। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।